हे गाइस, मैं हूं आपका अपना दीप ढाल। आज अपने बात करने वाले हैं अपनी लद्दाख सीरीज जो अभी अपने रिसेंटली करके आए हैं उसके बारे में। तो लद्दाख सीरीज के दौरान मैंने 3300 किलोमीटर कवर किए। 3300 किलोमीटर यानी 3300 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर था ये मेरा। और इस सफर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए और बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जहाँ मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार सोलो तो नहीं आना चाहिए था, या मैंने अकेले आके गलती तो नहीं कर दी। लद्दाख मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम ही मैंने सोलो किया, तो थोड़ा सा रिस्की भी था सफर। कई जगह ऐसी थी जहाँ पे ना मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब होने वाला। जैसे बहुत सारी जगहों पे वाटर क्रॉसिंग आई, और एक तो सारचू के पास जो वाटर क्रॉसिंग आया था वो वाला बहुत खतरनाक था। वहां मेरे को बहुत ज्यादा नीड पड़ी, लेकिन वहां मेरे को एक राइडर भाई मिल गया और उसने मेरी बाइक निकलवाने में हेल्प की। और एक मेरे साथ बारालाचा से थोड़ा सा पहले कुछ एक ऑफ रोडिंग आई थी बहुत खतरनाक, जहाँ पत्थरों में बाइक फंस गई थी। उस दौरान भी एक ग्रुप मिला था, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, तो इन्होंने धक्का वक्का दे के बाइक निकलवाई थी। और बहुत सारी जगहों पे ऐसे हेल्प की, आपको नीड पड़ सकती है तो लद्दाख आए तो यार मैं तो यही कहूंगा कि ग्रुप के साथ करें। अकेले भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज होनी चाहिए। मैंने जो लद्दाख का फर्स्ट वीडियो बनाया था कि मैंने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें मैं कैरी कर रहा हूँ, तो वो चीजें आप जरूर कैरी करें। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट की सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास मेडिसिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ आपको ऐसी वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि आपके जैसे बहुत सारी जगहों पे जैसे ऑक्सीजन इश्यू जाता है। जैसे सारचू में ही ऑक्सीजन इश्यू आ जाता है। सारचू में तो बहुत खतरनाक आता है भाई, नाइट में आप सो ही नहीं सकते, इतना खतरनाक इश्यू आता है। आप कोशिश करें कि पहले दिन अगर आप मनाली से चल रहे हैं, मनाली रुके हुए हैं, तो आप मनाली एक दिन रुके, मनाली से जस्ट अगले दिन आप जिस्पा तक आ जाएं। और जिस्पा से अगले दिन आप कोशिश करें कि डायरेक्ट ले कर लें, सारचू में ना रुकना पड़े। सारचू या पांग, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हो, दोनों के दोनों खतरनाक पॉइंट है। और सारचू और पांग के बीच में रोड भी बहुत खतरनाक थी। सारचू से पांग के बीच में मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया और मैं जैसे बाइक निकाल रहा था तो वो पत्थर वगैरह आ गए थे एक जगह पे। इस तरीके क्या है कि मैं जैसे थोड़ी सी रोड से बाइक नीचे उतरी, क्योंकि वो ट्रक निकल नहीं सकता था। और जैसे वो मैंने ट्रक को साइड दी और मैंने जैसे नीचे उतारी ना, वो ट्रक तो निकल गया, मेरी बाइक इनबैलेंस होके ऐसे ऐसे होके जाके पत्थरों के बीच में फंस गई। गिरा नहीं मैं, वो पत्थरों के बीच में फंस गई। लेकिन यही चीज अगर इस तरफ खाई होती और मैं उसको साइड देता तो काम हो सकता था। तो ऐसी भी मुसीबत आती है। तो अभी अपने बात करेंगे मनाली से। अगर आप कर रहे हो तो जिस्पा तक रुक सकते हो। मैं सुंदरनगर रुका हुआ था, मैं मनाली नहीं रुका। मैं मनाली की बजाय सीधा डायरेक्ट कैलोंग रुका, जो कि थोड़ी सी मिस्टेक थी। इससे नहीं करना चाहिए, मनाली में स्टे करना चाहिए था। सुंदरनगर काफी कम हाइट पे है और जो है कैलोंग अच्छी हाइट पे है। कैलोंग करीब 10,200-300 फीट की हाइट पे है। तो मेरा अगला स्टे सीधा कैलोंग था। मतलब एकदम से इतनी हाइट पे गया मैं। रात में एक आध बार हेडेक हुआ था, लेकिन मैं आराम से सर्वाइव कर गया था। आराम से बहुत अच्छी नींद आ गई थी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने टैबलेट खाई, बाम लगाया सर में और सो गया था। आपने वीडियोस तो देखे ही, आपको सब पता है। कैलोंग के बाद में जिस्पा आया। जिस्पा एक अच्छी जगह है, वैलीज के बीच में बसा हुआ, पूरा ग्रीन, बहुत ही रिमोट वैली है वो, बहुत ही अच्छा फील है। एक तरफ रिवर बह रही है और उसके साइड में आप कैंपिंग कर सकते हो, खुद का कैंप भी लगा सकते हो परमिशन लेके। बहुत बढ़िया है जिस्पा का स्टे, बहुत अच्छा है। जो लोग भी गए हैं सबने जिस्पा का स्टे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। मैंने नहीं किया, मैं कैलोंग स्टे कर लिया था। कैलोंग के बाद मेरा अगला स्टे था जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। यानी आप अगर जिस्पा तक हो, जिस्पा से अगले दिन मैं तो कहता हूँ कोशिश करो कि आप सीधा डायरेक्ट ले तक पहुंच जाओ, क्योंकि सारचू के बाद में नेटवर्क नहीं आता है, ले तक बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सारचू से इधर तो हिमाचल है, सारचू से आगे जस्ट JNK की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि लद्दाख की बाउंड्री शुरू होगी तो नेटवर्क उड़ जाता है। उसके बाद में नेटवर्क नहीं आएगा, आपका फोन काम नहीं करेंगे, आपको सिम लद्दाख का लेना पड़ेगा, या आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो आप अच्छे से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैलोंग के बाद में अपना सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे मैं आगे निकला तो रास्ते में आया था बारालाचा पास। तो वो बारालाचा पास काफी हाइट पे है। उससे पहले आएगा जिंगजिंग बार। जैसे कि बहुत सारे उसमें लूप बने हुए हैं, तो उन लूप को क्रॉस करके आप ऊपर जाते हो और ऊपर जाके आता है बारालाचा पास।
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिली और साइड में सूरज ताल भी था वहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। मेरे को मनाली के कुछ दोस्त मिले, मैंने उनके साथ में काफ़ी इंजॉय किया और वहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लिए। और ज़्यादा देर स्टे होने की वजह से वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू आ रहा था। मेरे को फील हो गया था कि थोड़ा सा हेडेक, सर से पता लगता है, सर पकड़ने लग गया। लेकिन मैंने साथ में हॉट वाटर कैरी किया था तो मैं पानी पीता रहा। ऑक्सीजन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 2 दिन पहले, यानी कि जैसे ही आप माउंटेन में जाओ उससे 48 घंटे पहले माउंटेन सिकनेस की बहुत सारी टैबलेट आती है, जैसे एग्जांपल डायमोक्स वगैरह खा सकते हो। लेकिन ये हर बंदे को सूट करे ये जरूरी नहीं है। तो डायमोक्स के साइड इफेक्ट भी है। मेरे को हुआ तो मैंने डायमोक्स नहीं खाई, मैंने एक ही खाई थी, उसका साइड इफेक्ट हुआ, वो बाद में मैंने नहीं खाई हुई। उसके बाद में मेरा अगला जो स्टे था केलोंग के बाद में वो था सारचू। सारचू से पहले मैंने सारचू का जो वाटर क्रॉसिंग थी बहुत बड़ी, वो क्रॉस की। उसके अंदर मेरी बाइक फंस गई थी, बहुत इशू आए थे, शूज गीले हो गए थे, बहुत दिक्कत आती है। शूज तो गीले होते ही होते हैं। तो आप कोशिश करो कि अगर राइडर भाई कोई आ रहा है तो आप राइडिंग शूज, जो राइडिंग बूट्स आते हैं वो कैरी करो, जो वाटर प्रूफ होते हैं, वो बहुत सही रहेंगे। ऐसे ठंडे मौसम में अगर आपके पैर ही गीले हो गए तो आपको बीमार होने का बहुत हद तक चांसेस हो जाता है। और बॉडी में अगर ठंड गई तो भी आपको ऑक्सीजन इशू होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो सारचू में रहने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, जस्ट वो छोटे छोटे से कैंप से बने हुए थे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था सारचू में। मैंने कोई राइडर भाई थे, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को पांग तक निकलना चाहिए, दे साइड की आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं, आप पांग तक आराम से जा सकते हो। लेकिन रास्ते में बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग है, अगर आप उसका सामना कर सकते हो तो ही आप जाना पांग के लिए। एंड मैं समझ गया कि अगर रास्ता बहुत खराब है तो वो बोले कि आपकी बैंड बच जाएगी भैया, बहुत मिट्टी उड़ती है रास्ते में, बहुत खतरनाक लूप्स हैं, क्योंकि गाटा लूप्स आता है उसमें करीब 21 लूप्स हैं, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे लूप, और बहुत बल्कि आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आप पांग वाला आज आइडिया छोड़ो और आप कोशिश करो कि आज सारचू रुको और कल मॉर्निंग में आप ले करो, डायरेक्ट ले मारो। कहता रास्ते में मत रुकना फिर, क्योंकि रास्ते में नेटवर्क आता ही नहीं है। सारचू में स्टे कर लेता हूँ। वहाँ पे मैंने पहले तो बहुत सारे ऑप्शन देखे, वहाँ कोई भी कैंप में आपको प्लग नहीं मिलेंगे, कुछ भी फोन वगैरह चार्ज करने का सॉकेट नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने ना जैसे जैसे वहाँ पे कोशिश की, इधर उधर आसपास के कैंप्स में ट्राई की कि मेरे को कोई ऐसा कैंप मिल जाए जिसके अंदर सॉकेट लग जाए, मोबाइल चार्जिंग या लैपटॉप चार्जिंग, ताकि मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा था। तो वहाँ मेरे को कोई ऐसा कैंप नहीं मिला और उस दौरान मैं काफ़ी थक गया था और मेरा सर भारी हो गया, क्योंकि सारचू को डेथ वैली बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रॉब्लम। तो मेरे को वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। कैंप लिया मैंने और जाके सीधा रूम के अंदर, मेरे को पता बाइक से कैसे मैंने सामान उतारा था, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी, शरीर ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था, शाम हो गई थी, वहाँ 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और वहाँ मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैंने कैसे कैसे सामान डाला है, वो एक इस तरीके से माइंड में हैंगओवर सा होता है, जैसे आप पे बहुत बड़ा सवार हो गया है भाई, हैवी माइंड हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन, सर दर्द, जी ओखा होना, वॉमिटिंग का मन होना और वो सब चीज़ें होने लगी। मैंने सामान कैसे तैसे करके अंदर पटका और राइडिंग गियर पहने ही मैं लेट गया बेड पे और काफ़ी देर लेटा रहा। फिर मेरे को ऐसा कोई समाधान मिला नहीं है सच। फिर मेरे को कुछ एक राइडर मिले, उन लोगों ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी। एक लड़की थी, उसने तो डायमोक्स खिला दी और डायमोक्स का ओवर साइड इफेक्ट हो गया, तो मेरे को डबल इश्यूज आए। मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, मैं मनाली से कैरी किया था, तो मैंने उससे कुछ एक पफ लिए, करीब 20-25 पफ मारे, तो उसके बाद में मेरा माइंड हल्का हुआ थोड़ा सा और मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर मैं जाता हूँ अपना डिनर करने। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे राइडर थे, उनके साथ बातें की और वहाँ ना बाहर की साइड में किचन बना होता है, तो आप कोशिश यही करें कि आप रूम मत लें इनका, आप किचन में ही रुकें। किचन में कॉमन बेड होता है, करीब 8-10 लोगों के रुकने का अरेंजमेंट होता है, तो आप यार किचन में ही रुकें। मैं तो यही कहूँगा, किचन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज किचन हॉट होता है और आप रूम में रुकोगे तो बहुत तगड़ी ठंड लगने वाली है आपको। किचन गर्म होगा तो आपको ऑक्सीजन इश्यूज कम आएंगे। तो मैंने ये गलती की, आप किचन में ही रुकें, जिसमें कॉमन लोग बहुत सारे जो भी राइडर थे वहीं रुक रहे थे। मैंने रूम में रुकने वाला, मेरे को लगता है मैं अकेला ही था जिसने ये बहुत बड़ी भूल की और मैं काफ़ी परेशान भी हुआ इसकी वजह से। और फिर मैं रात को 1-2 रोटी खा के, वहाँ ना खाना खाना, एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है। और आप इस ट्रिप के दौरान चॉकलेट कैरी करें अपने साथ में, क्योंकि चॉकलेट में अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी। तो वाटर पीते रहें, गर्म पानी, और ये सब चीज़ें करी। और उसके बाद में मैं कैसे तैसे करके नाइट स्पेंड की वहाँ पे और मेरे को 2-3 घंटे नींद आई। मेरे को अच्छे से याद है, मैं रात भर ही जाग रहा था, नींद नहीं आती वहाँ पे। 5 बजे मैं उठ गया था। उसके बाद में सबसे बड़ा मुश्किल टास्क था वहाँ पे फ्रेश होना, बिकॉज पानी में बर्फ जमी हुई थी। वहाँ पे कोई प्रॉपर टॉयलेट नहीं मिलती, बस एक सीट होती है पूरे सभी कैंप्स के लिए, ओनली एक सीट।
उसके बाद पानी में बर्फ जमी थी, हाथ धोने वाले पानी में बर्फ, हर चीज़ में बर्फ थी। वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकती सारचू जैसी जगह पे। तो आप कोशिश करें या तो पांग रुके, पांग में थोड़े से बेटर कैंप है मैंने देखे हैं। तो सारचू से मैं फिर ब्रेकफास्ट करके और वहाँ से निकलता हूँ, आगे जर्नी कंटिन्यू करता हूँ ले के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला था सारचू से ले मेरा। तो उसके बाद में पांग वाला रास्ता बहुत डेंजरस था। रास्ते में जो भी मेरे को मिल रहा था, मेरे को 2-3 लोग मिले जिनकी मैंने हेल्प की है, मैंने उनको मेडिसिन खिलाई है। सबको ऑक्सीजन इश्यूज आ रहे थे। एक तो ट्रक वाले थे जिनको हेल्प की बहुत नीड थी, मैंने उनको भी गोलियां वगैरह खिलाई थी। एक कार वाले थे, उनको भी मैंने मेडिसिन दी। तो ऐसे करके मैं आगे चल के कैसे, वो रास्ता बहुत डेंजरस था, वाटर क्रॉसिंग भी आई थी रास्ते में बहुत खतरनाक। और सारचू से जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हो 15-20 किलोमीटर तो आता है गाटा लूप्स। तो उसमें 21 लूप्स है, वो 21 लूप क्रॉस करके आप पहाड़ी पे जाओगे, फिर उससे नीचे उतरोगे तो जाके पांग आता है। तो गाटा लूप्स की भी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैंने वीडियो के अंदर मेंशन की थी। जिन लोगों ने नहीं सुनी तो वो जाके वीडियोस जरूर देखें। मेरा तो डिस्क्रिप्शन में लद्दाख सीरीज का लिंक है, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वहां से मैं जर्नी आगे कंटिन्यू करता हूँ। रास्ते में आता है पांग, पांग में मैं जाके पराठे वगैरह खाता हूँ। सारचू से और पांग के बीच में मैं फुल से मिट्टी से भर गया था, क्योंकि फुल ऑफ मिट्टी थी, मिट्टी बहुत उड़ती है वहाँ पे, और कुछ एक माउंटेन्स भी ऐसे हैं जो मिट्टी के ही हैं। तो मैं जैसे आगे जाता हूँ तो आगे ना एक पास आने वाला था जिसका नाम था तांगलांगला पास, जो कि काफी ऊंचा है और वहाँ पे ना स्नोफॉल होता रहता है। और स्नोफॉल के दौरान एक तो बारालाचला पास है, वहाँ पे सड़कों पे स्नो आ जाती है, तांगलांगला में स्नो आ जाती है। तो तांगलांगला मेरा अभी आने वाला था रास्ते में। तो जैसे ही तांगलांगला में पहुंचता हूँ उससे पहले मतलब बाइक इतनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी कि बाइक भी 30-40 से ऊपर चल ही नहीं रही थी। तो कैसे तैसे करके मैं तांगलांगला पहुंचता हूँ। वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी हाइट थी करीब 17,300 समथिंग, बहुत ज्यादा हाइट पे था तांगलांगला पास। तो वहां जाके मैंने कोशिश की मैं वहां पे ब्लॉक करूं, लेकिन शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, सांस चढ़ रहा था, मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाया। और ऊपर काले बादल आए हुए थे, तो एक डर भी लग रहा था कि अगर बारिश आई तो वहां पे बारिश नहीं गिरेगी, सिर्फ स्नो ही गिरेगी। तो मैं फिर तांगलांगला पास जैसे क्रॉस करता हूँ, मतलब सांस की प्रॉब्लम के साथ ही मैं वहां से आगे बढ़ता हूँ। और जैसे मैं तांगलांगला क्रॉस करता हूँ ना, वहाँ पे ऐसे सड़क पे बहुत सारे 2-3 बार ऐसे झटके आए थे, मतलब बड़े बड़े झटके आए। तो उस झटकों के दौरान मेरे पेट्रोल के जेरी कैंस गिर गए, जो कि मेरी इस जर्नी का सबसे बड़ा हादसा था। वैसे तो नुकसान बहुत चीजों का हुआ है, लेकिन ये भी काफी बड़ा नुकसान था, क्योंकि इनके बिना मैं ले तक नहीं पहुंच सकता था और रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप आता ही नहीं है। तो वहां से मेरे गैलन गिर गए और मैं जैसे वापस आया तो मेरे को एक टैक्सी वाला भाई मिला। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने मेरे गैलन्स देखे, क्योंकि लास्ट वो ही आ रहा था। एंड ही सेड कि उसके पास तो नहीं है और आपको मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई उठा लेता है। मैंने जैसे चीजें देखी, क्योंकि मेरे से पीछे और कोई था ही नहीं, जस्ट वो एक टैक्सी वाला ही था। तो उसने गैलेंस उसने देने से मना कर दिया, उसने साफ मना कर दिया भी मेरे पास नहीं। उसके बाद मैं जाके तांगलांगला में जाके ढूंढ के आता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिलते। तो ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान था कि मेरे पेट्रोल के जेरी कैंस गायब हो गए, गिर गए। तो पेट्रोल के जेरी कैंस के बगैर मैं आगे जर्नी कर ही नहीं सकता था। तो उसके बाद में मैं बहुत निराश होकर आगे बढ़ता हूँ और मेरे को आगे कोई राइडर मिलता है, जो कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। इस राइडर ने मेरी बड़ी हेल्प की और इसके पास 2 लीटर पेट्रोल था, तो इसने एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ था अपने बोतल में। तो इसने वो मेरे को दे दिया, कोई पैसा भी नहीं लिया। भाई को बहुत बहुत थैंक्स एक बार फिर से। तो मैंने वहां से पेट्रोल डाला और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और मैं ले तक पहुंचता हूँ। तो ये सफर काफी खतरनाक था। तो ले के बाद में वहां जाके मैं 2-3 दिन ले रुकता हूँ। मेरी बाइक के इंजन का एक इशू हो गया। इंजन थोड़ा सा मैं मैकेनिक के पास लेके गया, वो बोला कि ये ऑयल ज्यादा पी रही है बाइक, यानी कि बाइक का इंजन वीक हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क हो गया, मतलब नुकसान की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। और गोप्रो के मेरे 1-2 माउंट थे वो टूट गए, यहाँ हेलमेट माउंट भी टूट गया। मैंने सबको एमसी लगा के ये ट्रिप पूरी की है। एक्स्ट्रा जो मैंने अलग से मेरे पास जो कैरी किया हुआ था वो डाला, वो भी टूट गया। बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान की लिस्ट तो बहुत लंबी है। अभी मैं जैसे मेरे गोप्रो के माउंट टूट गए, मोनोपोर्ट गिर गया था, गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई, बिल्कुल एक बैटरी ही चल रही थी, दूसरी बैटरी तो खराब ही हो गई थी। बाइक का इंजन तो गया ही गया, क्लच वायर भी गया और उसके अलावा बाइक का साइड मिरर भी टूटा, पेट्रोल के जेरिकन्स भी गिर गए और मेरे रेन गियर्स भी थे जो कि फट गए थे। तो बहुत सारे नुकसान हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि इनविजिबल है, जो धीरे धीरे मैं चीज़ें अभी कैरी कर रहा हूँ और नेक्स्ट ट्रिप के लिए अभी तैयारियां चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो जो नुकसान हुए उनकी भरपाइयाँ चल रही हैं। और
उसके बाद में मैं आगे निकलता हूँ। मेरा अगला टारगेट था खारदुंगला पास, जो कि सबसे हाईएस्ट पासेस में से एक है वर्ल्ड के। तो अगले 2 दिन मैंने वहाँ पे 2-3 दिन स्टे किया मैंने ले में, और मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू किया, एडिट कर करके डाला, क्योंकि रास्ते में नेटवर्क नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं कर पाया। तो फिर ले से मैंने आगे जर्नी कंटिन्यू की खारदुंगला के लिए। खारदुंगला टॉप पे मैं जैसे कैसे पहुंचता हूँ, वहां भी ऑक्सीजन का बहुत इश्यू था, क्योंकि वो एक हाईएस्ट पॉइंट था, 17,800 समथिंग था, वो करीब 17,900 समथिंग था, 800-900 के समथिंग था। तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है ये। तो खारदुंगला में ऑक्सीजन का इश्यू बहुत आता है। मैंने खारदुंगला में वैसे एक्लेमेटाइज हो गया था, मैंने अच्छे से खारदुंगला को एक्सप्लोर किया। वहां से एक्सप्लोर करने के बाद मैं आगे जर्नी कंटिन्यू की। जैसे पहुंचा उस दिन मैंने हुंदर में स्टे किया, अगले दिन मैंने कैमल राइड की, और अगले दिन मैं तुर्तुक जाता हूँ। तुर्तुक यानी इंडिया लास्ट विलेज, जो कि कभी पाकिस्तान का पार्ट था। 1971 की जंग के बाद में वो इंडिया ने अपने अंडर ले लिया था, तो वहां पे ये लास्ट विलेज पड़ता है, जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इंडिया लास्ट विलेज बोला जाता है उसे, तुर्तुक। तो वहां तक जाके है। तुर्तुक के बाद मैं वापस आता हूँ और एक नाइट फिर से हुंदर रुकता हूँ, और अगले दिन मेरी जर्नी शुरू होती है पैंगोंग लेक के लिए, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी जर्नी। तो पैंगोंग लेक बहुत ज्यादा दूर थी, वहां से करीब 180 किलोमीटर थी। मैंने हुंदर से जर्नी स्टार्ट की, रास्ते में बहुत ऑफ रोडिंग आई, बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जहाँ पे रास्ते थे ही नहीं, बहुत इश्यूज आए। सबसे जो लद्दाख में ऑफ रोडिंग बताई जाती है ना, जो रियल में ऑफ रोडिंग है ना, वो तो आपको नुब्रा टू पैंगोंग लेक चल जाओ, चाहे आप ले टू पैंगोंग लेक चल जाओ, बोथ साइड सेम सिचुएशन है। बट नुब्रा से जो पैंगोंग है ना, वो रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब है। वो रास्ता है भी बहुत पतला, और सड़कें इतनी पतली थी कि एक ट्रक आ जाए तो बाइक की जगह नहीं है, या तो ट्रक बैग जाए या बाइकर बैग जाए, फिर ही भैया निकलता है। और रास्ते बहुत डेंजरस थे। एक तरफ शॉक वैली चल रही थी, और मैंने अपना रास्ता कवर किया कैसे तैसे करके। रास्ते में सड़कें नहीं थी, मिट्टी थी, कई जगह पत्थर पड़े थे, सड़कें थी नहीं, कैसे भी करके कोई वाटर क्रॉसिंग आई, बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की। और रास्ते में एक जगह आई थी तांगसे नाम से, और तांगसे के बाद में मतलब मिलिट्री शुरू हो जाती है, और वहाँ क्या है कि चीन की बॉर्डर पास पड़ती है, तो मिलिट्री बहुत ज्यादा है, तो वहाँ मैंने ज्यादा शूट नहीं किया। उसके बाद में रास्ता खराब शुरू हो गया था। वो करीब 40 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग थी, और रोड का काम चल रहा था, पूरा रास्ता पथरीला था, मतलब सड़क थी ही नहीं पैंगोंग लेक तक। हालत बहुत खराब हुई, करीब 2 घंटे लग गए थे मेरे को वहां तक पहुंचने में, कैसे भी करके चला, क्योंकि रास्ते में सड़कों का काम भी चल रहा था कुछ जगह, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो मैं फिर वहाँ से पहुँचता हूँ पैंगोंग लेक, और पैंगोंग लेक हाफ एन आवर करीब एक्सप्लोर किया मैंने। वहाँ से फिर मैं वापस निकलता हूँ, फिर मैं तांगसे तक आया, तब तक करीब 5+ ही हो गया था टाइम। फिर मैं जहाँ लोकल से पूछा है, सेट कि आप निकल सकते हो ले तक, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे लगेंगे, आप तो बाइकर हो, आप तो आराम से क्रॉस कर लोगे। उसने मेरे में थोड़े पंप डाले, और मैं भी हवा में आके वहां से निकल जाता हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, शाम को निकलना। तो वहां से मैं जैसे निकलता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तब तक तो ठीक था, जब तक रोशनी थी तब तक अच्छा था। करीब 20 किलोमीटर रोड अच्छी थी। उसके बाद में भैया ऑफ रोडिंग शुरू हुई, वो भी इतनी डेंजरस, क्योंकि आगे आने वाला था चांगला पास, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पे, करीब 17,400 समथिंग हाइट, यानी कि खारदुंगला के बाद में चांगला पास टॉप हाइट पे है। तो मैं चांगला से पहले ही ऑफ रोडिंग शुरू हो गई थी, और रास्ते में मेरे हाथ जम गए, बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये मैंने वीडियो में बताया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए। तो चांगला पास वाला हादसा बहुत डेंजरस था मेरे साथ जो हुआ, तो वो चीज़ें आप उसी वीडियो में देखें। मैं इस वीडियो में सेम बातों को रिपीट नहीं करूंगा। तो उसके बाद में मैं कैसे तैसे करके ले पहुंच जाता हूँ, और ले के बाद में मेरा अगले दिन एक रात रुक के ले में, फिर अगले दिन मैं निकलता हूँ श्रीनगर के लिए। लेकिन श्रीनगर नहीं पहुंच पाता हूँ, रास्ते में कोई एक जगह आती है, वहाँ पे मेरा स्टे रहता है, मुरबैक नाम की, पता नहीं मुलबैक नाम की एक जगह आती है, मैं वहाँ पे स्टे करता हूँ। वहाँ पे मैं होम स्टे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था होम स्टे का। उसके बाद मैं अगले दिन श्रीनगर पहुंच जाता हूँ, फिर मेरा स्टे डल लेक में होता है, फिर अगले दिन मैं जम्मू रुकता हूँ, फिर अगले दिन मैं वाया पंजाब होते हुए अपने होम टाउन आ जाता हूँ। तो ये जर्नी मेरी काफी लंबी रही, करीब 18-20 दिन तो लगे हैं इस जर्नी में। मैंने अभी तक इसको सही से काउंट नहीं किया, जो जो चीजें काउंट करनी चाहिए थी। मेरा एक तो 3300 किलोमीटर का ये सफर रहा। तो अभी मेरे को अपने करते हैं कुछ जो लोगों के सवाल आते हैं, जैसे मेरे को जैसे बहुत सारे कमेंट एंड मैसेजेस आ रहे थे लद्दाख के बारे में। तो अभी आप बाइक से लद्दाख नहीं कर सकते हो, इजी नहीं है, क्योंकि रास्ते में स्नोफॉल हद से ज्यादा है। तो आप अभी या तो कश्मीर करो, कश्मीर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो आप इस टाइम आप मनाली करो, मनाली बहुत बढ़िया है, स्नोफॉल अच्छे से देखने को मिल रहा है इन दिनों मनाली में, तो मनाली एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि हाई पासेस की, तो कहानियां मैंने आपको बताई दी है। हाँ, तो एक कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपका कितना पेट्रोल लगा। तो पेट्रोल मैं बताऊं
3300 किलोमीटर का जर्नी हुई है। तो अब अपनी बाइक के साथ में आप काउंट कर लेना कि आपकी बाइक क्या एवरेज देती है। मेरी बाइक जो एवरेज देती है 30-32 के आसपास देती है, उसने एवरेज 27-28 का दिया था, जहां तक मेरे को अच्छे से पता है। और बाकी जो लोगों को अच्छे से डिटेल से जानना है तो मेरे सारे वीडियो देखो, मैंने सब में जहां भी पेट्रोल डलाया है वहां पे बताया भाई मैंने इतने रुपए का पेट्रोल डलाया है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। तो मेरा करीब 3300 के हिसाब से मैंने औसत लगाया था कि मेरी बाइक ने करीब 122 लीटर पेट्रोल खाया था, 122 लीटर। और वहां मैंने औसतन जो पेट्रोल प्राइसेस है वो 105 रुपए काउंट किए हैं। कुछ जगह पे तो 100 रुपए भी था, कुछ जगह 112 भी था, कुछ जगह 108 भी था, तो ऐसे करके पेट्रोल रहे हैं। कुछ जगह 95 भी था, तो मैंने औसतन 105 रखा है। तो 122 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 12,810 के आसपास रुपए बनते हैं। तो इतना मेरा पेट्रोल का खर्चा है। और हाँ, जो मेरे 2 गैलन गिरे थे रास्ते में, उनमें 10 लीटर पेट्रोल था, उनको भी आप काउंट करो, वो करीब तुम 10 लीटर को आप जोड़ोगे अगर साथ में तो 13,860 रुपए का पेट्रोल बनता है। और हो सकता है इससे भी ज्यादा लगा हो, ये मैंने अभी एक औसतन बताया, क्योंकि मैंने पूरे वीडियोस में जिन लोगों को डिटेल में देखने तो सारे वीडियोस आप देखोगे तो सब में जब भी पेट्रोल डला है मैंने प्राइस बताया इतने रुपए का, तो करीब इतना मेरा तेल लगा है। तो उसके बाद में पेट्रोल के बाद में अगर मैं मेरे खर्चे की बात करूं कि मेरा इस ट्रिप में कितना इन्वेस्टमेंट कितना खर्चा हुआ है, तो पेट्रोल को 13,860 यानी करीब आप 13,800 मान लो, ठीक है। 13,860 के अपार्ट मेरा जो टोटल खर्चा था ना गाइस वो 43,000 के आसपास बैठ रहा है। तो बाइक का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे कुछ जगह पे मेरे को एक्स्ट्रा टॉपअप करवाना पड़ा था ऑयल का, मैंने बहुत सारी जगह पे ऑयल का टॉपअप करवाया था। एक जगह मैंने 1 लीटर ऑयल एक्स्ट्रा कैरी किया था, वो एक जगह क्लच वायर टूटी थी वो, और कुछ एक जगह मेरे नट बोल्ट थे, कुछ जगह मैंने थोड़ी बहुत जैसे चीजों की सफाई वफाई करे। तो बाइक का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट काफी था, करीब 1,000 रुपए बाइक का प्लस ही जोड़ लो, 1,000 रुपए प्लस और बाइक के लगे हैं चार्जेस। तो अपने औसतन एक बार 15,000 मान लेते हैं, बाइक का करीब 15,000 के आसपास बाइक का खर्चा आया था मेरे। और उसके अलावा खाना पीना, देखो वहाँ पे हर चीजें ही थोड़ी सी कॉस्टली है, तो पहाड़ों में थोड़ी चीजें महंगी होती है, तो वहाँ पे वो चीजें हो गई। मैंने ऑक्सीजन ली, मेडिसिन हुई, बहुत सारे अलग खर्चे थे मतलब। और उसके अलावा मैंने कुछ एक शॉपिंग भी की, ज्यादा हैवी नहीं की, लेकिन जो भी शॉपिंग्स की है थोड़ी बहुत वो चीजें हो गई, खाना पीना, और सब मिला के करीब 29,000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो 15 और 29 आप लगा लो, करीब 43-44 के 43 और 44 के बीच में बैठ रहा है मेरा औसत। तो काफी कॉस्टली पड़ जाती है लद्दाख ट्रिप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अगर एक बार करोगे तो आपको जिंदगी का जो रियल अनुभव है, रियल फील है, वो कैमरे से कभी नहीं आया। कैमरे से आप 10-20% ही देख सकते हो दुनिया, आपको 10-20% ही सुंदरता दिखेगी, लेकिन आप अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप वाकई में जन्नत में थे इतने दिन। तो ये है भैया अपने लद्दाख ट्रिप की कहानी। और भी अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन देखना आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेगी। अगर अच्छा लगे तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।